Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. Dear students, previous वीडियो में हम बात कर रहे थे आपके साथ वर्क डन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में, और वहीं पर हमने डिस्कस को रोक दी थी टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हुए। वहीं से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कंसिडर अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। एक ऐसी सिचुएशन को हम कंसिडर करने जा रहे हैं जिसमें फोर्स, अप्लाइंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है। अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड। एक छोटा सा बच्चा है वो पुलिंग कर रहा है अपनी टॉय कार को पैरेलल टू द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर 11.4। ये सिचुएशन हमें 11.4 फिगर में दिखाई गई है। द बेबी हैज़ एक्सर्टेड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। यहाँ पर बेबी के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हुआ है, ये फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार की डायरेक्शन में ही है। एंड दिस सिचुएशन द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और इस कंडीशन में यहाँ पर जो कार्य होगा ये कार्य हमें मिलेगा इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। और इस कंडीशन में हमें जो कार्य मिलेगा ये पॉजिटिव मिलेगा। कंसिडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी along the particular direction. Now the returning force F is applied in the opposite direction, that is the angle between the two direction is 180 degree. Let the object stop after the displacement as in such a situation the work done by the force। तो यहाँ पर फोर्स के द्वारा कार्य हुआ है। F is taken as the negative and denoted by the minus sign, so therefore work done by the force is equal to F multiplied by minus S या फिर minus F multiplied by S होगा। So it is clear from the above discussion that work done by a force can be either positive or negative। तो यहाँ पर जो वर्क डन होता है ये वर्क डन फोर्स के द्वारा होता है, और ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी को देखेंगे। लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप, ऊपर की तरफ किसी भी पदार्थ को उठाइए एंड वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑन द ऑब्जेक्ट। तो आपने ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाया है इसके हिसाब से यहाँ पर कार्य होगा। द ऑब्जेक्ट मूव सपोर्ट, इसके कारण ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ उठेगा। एंड फोर्स यू एक्सर्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और जिस डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है, जिस दिशा में है, उसी दिशा में आप इस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। एंड हाउ एवर देयर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। विच वन ऑफ दिस फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क एंड विच वन इज डूइंग द नेगेटिव वर्क, एंड गिव रीजन विथ। So work done is negative when the force act opposite to the direction of displacement। तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन है वो नेगेटिव मिलेगा जब फोर्स अप्लाई होगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। एंड वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ऐसी कंडीशन में हमें जो वर्क डन मिलेगा ये ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। एक और एग्जांपल आपके स्क्रीन पर 11.2। द पोर्टर लिफ्ट लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर एबोव द ग्राउंड एंड कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। यहाँ पर मास ऑफ लगेज स्मॉल m इज इक्वल टू 15 kg है, और डिस्प्लेसमेंट s है वो है 1.5 मीटर का। अब वर्क डन के लिए हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। वर्क डन W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S इज इक्विवेलेंट टू द mg मल्टीप्लाई S, बिकॉज F इज इक्वल टू mg अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। So therefore m is called the mass of the object is 15 kg, g is called the acceleration of gravity due to the gravity is 10 meter per second raised to minus m 10 meter per second square,
and displacement s is equal to 1.5 meter. So now calculate the step. 15 multiply 10 multiply 1.5 and we get 225 kg meter second raised to minus 2 into m. So therefore finally we get 225 kg meter square s raised to minus 2 means second raised to minus 2, and therefore we consider is 225 Newton meter, and it's also equal to 225 joule. So in this case work done is 225 joules. फिर से एक बार आपके स्क्रीन पर टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो कि आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पहली फिजिकल क्वांटिटी थी वर्क, इसके डिस्कस को हम पूरा करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये है एनर्जी। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। बिना एनर्जी के हमारा जीवन ही शक्य नहीं है। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? डिमांड फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए जो डिमांड है वो हमेशा दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? हम ये कहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं? द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। हमारे लिए शक्ति प्रदान करने वाला या शक्ति हमें देने वाला अगर जो कोई नेचुरल सोर्स है सबसे बड़ा, तो वो है सन, सोलार। Many of our energy sources are derived from the sun। और हमारे बहुत से ऐसे sources of energy हैं जो derive हुए हैं सन एनर्जी में से। We can also get the energy from the nuclei of the atoms। ठीक इसी तरह से न्यूक्लियो ऑफ एटम में से भी हम काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स, इसमें से भी हमें इसी तरह से अर्थ के अंदर के हिस्से से, अंदरूनी पार्ट से और टाइड्स में से भी इस तरीके की एनर्जी प्राप्त होती है। सो कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी? ठीक इसी तरह से एनर्जी सोर्सेस के बारे में कुछ और बात आप सोच सकते हैं क्या? चलिए एक्टिविटी 11.5 को देखते हैं। A few sources of energy are listed above। देखिए यहाँ पर हमने कुछ सोर्सेस की बात की, जैसे कि पहला सोर्स था सन, फिर टाइड्स की बात हमने की, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात की, न्यूक्ली ऑफ द एटम्स की बात की। देर आर मेनी अदर सोर्सेस ऑफ द एनर्जी, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसे आप लिस्ट कीजिए। एंड डिस्कस द स्मॉल ग्रुप हाउ सर्टेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर ड्यू टू द सन। और फिर डिस्कस कीजिए कि इनमें से कौन कौन से सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं जो सन के द्वारा, सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एंड आर देयर सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर नॉट ड्यू टू द सन, और इसमें से कौन से ऐसे एनर्जी सोर्सेस हैं जो सन से रिलेटेड नहीं हैं। द वर्ड एनर्जी इज़ वेरी ऑफन यूज इन अवर डेली लाइफ। जिस तरह वर्क के बारे में हमने बात की, इसी तरह ये दूसरा ऐसा वर्ड है एनर्जी जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में। बट इन साइंस वी गिव एज अ डिफाइनाइट एंड प्रेसिस मीनिंग। लेकिन जब साइंस की बारी आती है तो ये वर्ड है, ये एक पर्टिकुलर डिफाइनाइट एंड प्रेसाइज मीनिंग, एक निश्चित इसका मतलब होता है। लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो इस बात को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। When a fast moving cricket ball hits a stationary wicket and the wicket is thrown away। एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, वो हिट करता है, खड़ी हुई विकेट पर जाकर गिरता है, एंड विकेट इज थ्रोन अवे, और विकेट को वहाँ से उड़ा देता है, स्टंप को हवा में तैरता हुआ कर देता है। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज टू द सर्टेन हाइट। ठीक इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसे उठाते हैं सर्टेन हाइट तक ऊपर की तरफ, एंड गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, और इसके कारण इस पर कार्य करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन अ रेज्ड हैमर फॉल्स ऑन द नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड। ये भी हमने अनुभव किया है कि जब किसी
लकड़ी की चीज़ में कील ठोकनी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेज द हैमर फॉल्स। तो इस पर हैमर को फॉल्स करने से पहले हम इसे जो हैमर है, हथौड़ा है, इसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और इसके बाद इसे नेल पर प्रहार करते हैं और जैसे ही प्रहार करेंगे वो पीस ऑफ वुड के अंदर उतर जाती हैं। इट डेराइव्स द नेल इनटू द वुड। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इस तरह से नेल है जो वो वुड के अंदर उतर जाती है। वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रन वाइंडिंग अ टॉय। हमने बच्चों को चाबी वाले खिलौने से खेलते हुए देखा है। जब वो चाबी भरते हैं, सच ए टॉय कार है और ऐसे बहुत सारे खिलौने होते हैं। व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, जब इसे ज़मीन पर रखा जाता है, इट स्टार्ट मूविंग। तो जैसे ही वो चाबी भरने के बाद इसे ज़मीन पर रखते हैं, ये जो टॉय है वो मूविंग करना शुरू कर देते हैं। एंड व्हेन बलून इज फिल्ड विद द एयर एंड वी प्रेस इट, वी नोटिस द चेंज इन द शेप। बिल्कुल इसी तरह से एक बलून को पूरी तरह हवा से भर दिया जाए और फिर इसके बाद इसे प्रेस किया जाए तो हम देखेंगे कि उसका जो शेप है वो चेंज होता है। एज लॉन्ग एज वी प्रेस इट जेंटली, जैसे जैसे हम इसे प्रेस करते जाएंगे, इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज विड्रॉ। और इसके बाद जब इस पर लगा हुआ फोर्स हम विड्रॉ कर लेंगे तो बलून है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। हाउएवर इफ़ वी प्रेस द बलून हार्ड, लेकिन सोचिए कि उस बलून पर हमने और ज़्यादा सख्ती के साथ इसे प्रेस करने की कोशिश की होगी तो इट कैन इवन एक्सप्लोड प्रोड्यूसिंग अ ब्लास्टिंग साउंड। तो हम जानते हैं कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने से वो एक्सप्लोड हो जाता है और यहाँ पर ब्लास्टिंग साउंड के साथ वो जो है बलून वो फट जाता है। इन ऑल एग्जाम्पल द ऑब्जेक्ट एक्वायर थ्रू डिफरेंट मीन्स। तो ये सारे एग्जाम्पल में, ये सारे उदाहरण में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हैं वो एक्वायर करता है थ्रू द डिफरेंट मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो ये यहाँ पर कार्य करने की क्षमता ऑब्टेन करता है। एंड सेड टू पोसेस एनर्जी, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क losses energy and object on which the work is done gains the energy। तो जब कोई ऑब्जेक्ट which does the work कार्य करता है तो लॉस द एनर्जी, तब वो अपनी शक्ति को गंवाता है। और द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, और जब ऑब्जेक्ट पर कार्य होता है दे गेन्स द एनर्जी, तब इससे शक्ति मिलती है। हाउ डज द ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क। तो एनर्जी किस तरह से डूइंग वर्क के साथ जुड़ती है। एन ऑब्जेक्ट दैट पोसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। व्हेन दिस हैपन्स एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द फॉर्मर टू द लैटर। तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट होता है दैट पोसेस द एनर्जी, जिसके अंदर शक्ति भरी हुई है, कैन एक्सर्ट द फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, जिसके कारण दूसरे ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स अप्लाई करती है। एंड व्हेन दिस हैपन, और जब ये होता है, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू द अनदर लेटर। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स में एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। द सेकंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव एनर्जी, और दूसरा ऑब्जेक्ट है ये एनर्जी रिसीव करते हुए मूव होता है एंड देयरफॉर डू सम वर्क, और इसके कारण कुछ कार्य होता है। दस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड द कैपेसिटी टू डू वर्क। यहाँ पर पहला जो ऑब्जेक्ट था इसके पास कैपेसिटी है वर्क डन करने के लिए। एंड दिस एम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पॉजेस एनर्जी कैन डू वर्क। और इससे हम ये अप्लाइज कर सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी पदार्थ हैं, ये इसके अंदर काम करने के लिए एनर्जी पॉजेस होती हैं। द एनर्जी पॉजेस बाय एन ऑब्जेक्ट इन दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। तो एनर्जी पॉजेस होती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि मेजर्ड इन टर्म्स, इसे मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, इसकी काम करने की क्षमता को लेकर। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज द वर्क, और इसके कारण एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट सेम है और इसके लिए हम जूल का इस्तेमाल करते हैं।
So 1 joule is the energy required to do 1 joule of work. Sometimes the large unit of energy is called the kilojoule. 1 kilojoule is equal to the 1000 joule. कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर लार्ज यूनिट का इस्तेमाल होता है और उस लार्ज यूनिट को किलो जूल कहा जाता है। 1 किलो जूल इक्वल होता है 1000 जूल के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की एनर्जी को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पर डिस्कस कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।